विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 19। 13 दिन बाद, क्योंकि हमारा मुख्य साधन जो गाड़ी थी दार्जिलिंग के वाइन स्टेशन में फंसा हुआ था, कर्नल और मैं पैदल दार्जिलिंग पुलिस स्टेशन तक गए ताकि प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर सकें। हम कैफेटेरिया में रात का खाना खाने के बाद निकले। रात जल्दी और तेजी से घिर रही थी और हम हाईवे NH10 पर 1.5 मील चलकर एक मंजिला इमारत तक पहुंचे जो एक कॉफी हाउस और एक गैस स्टेशन के बीच स्थित थी। अंदर एक लंबी डेस्क कर्नल के सीने तक ऊंची थी और हमें पुलिस स्टेशन के बाकी हिस्से से अलग करती थी, जहां 3 वर्दीधारी अधिकारी 3 अलग अलग डेस्क पर बैठे थे और फोन पर बात कर रहे थे। मैं चारुलता का भाई हूं, कर्नल ने निर्भीकता से कहा। और मैं उस पुलिस वाले से बात करना चाहता हूं जिसने चारुलता को मरते हुए देखा। एक हल्के रंग का पतला आदमी जिसके पास लाल सुनहरे रंग की दाढ़ी थी, जल्दी से फोन पर बात करते हुए उसने फोन काट दिया। मैंने उसे देखा था, उसने कहा। उसने मेरी क्रूजर को टक्कर मारी। क्या हम बाहर बात कर सकते हैं? कर्नल ने पूछा। हां। पुलिस वाले ने एक कोट उठाया और हमारी ओर चल दिया, और जैसे ही वह पास आया मैंने उसके चेहरे की पारदर्शी त्वचा में नीली नसें देखीं। एक पुलिस वाले के लिए ऐसा लगता था कि वह ज्यादा बाहर नहीं जाता था। बाहर आकर कर्नल ने सिगरेट जलाई। तुम 19 साल के हो? पुलिस वाले ने पूछा। भारत में तुम 21 साल में शादी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें सिगरेट पीने के लिए 19 साल का होना पड़ता है। तो जुर्माना लगा दो। मुझे बस ये जानना है कि तुमने क्या देखा। मैं आमतौर पर शाम के 6 बजे से आधी रात तक काम करता हूं, पर उस दिन मैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट कवर कर रहा था। हमें एक पलटी हुए ट्रक के बारे में कॉल मिला और मैं सिर्फ 1 मील दूर था, तो मैं वहां गया और जैसे ही पहुंचा, मैं अभी अपनी क्रूजर में ही था और मेरी नजर के किनारे से मैंने हेडलाइट्स देखी और मेरी लाइट्स ऑन थीं और मैंने सायरन भी बजाया, लेकिन वे लाइट्स सीधे मेरी ओर ही आती रहीं, बेटे। और मैं जल्दी से बाहर निकला और दूर भाग गया और उसने सीधे मेरी क्रूजर में टक्कर मार दी। मैंने बहुत कुछ देखा है, पर वैसा कभी नहीं देखा। उसने मोड़ा नहीं, उसने ब्रेक नहीं लगाया, उसने बस टक्कर मारी। मैं क्रूजर से 10 फीट दूर भी नहीं था जब उसने उसे टक्कर मारी। मैंने सोचा था मैं मर जाऊंगा, पर यहां मैं हूं। पहली बार कर्नल का सिद्धांत संभव सा लगा। क्या उसने सायरन नहीं सुना? उसने लाइट्स नहीं देखी? वह इतनी होश में थी कि ठीक से किस कर सके, मैंने सोचा। जरूर वह इतनी होश में तो होगी कि गाड़ी मोड़ सके। क्या आपने उसका चेहरा देखा था जब उसने गाड़ी टकराई? क्या वह सो रही थी? यह मैं नहीं कह सकता। मैंने उसे नहीं देखा, ज्यादा वक्त नहीं था। समझ गया। जब आप गाड़ी के पास पहुंचे तब वह मर चुकी थी। मैं जितना कर सकता था किया। मैं तुरंत उसके पास दौड़ा, लेकिन स्टीयरिंग व्हील, मैंने सोचा अगर मैं स्टीयरिंग व्हील को ढीला कर सकूं, लेकिन कोई तरीका नहीं था उसे जिंदा बाहर निकालने का। स्टीयरिंग व्हील ने उसके सीने को बुरी तरह कुचल दिया था। देखो। इस दृश्य की कल्पना कर मैं सहम गया। क्या उसने कुछ कहा? मैंने पूछा। वह जा चुकी थी, बेटे, उसने सिर हिलाते हुए कहा, और अंतिम शब्दों की मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। क्या आपको लगता है कि यह एक हादसा था? कर्नल ने पूछा, और मैं उसके पास खड़ा होकर अपने कंधे झुकाए, सिगरेट की इच्छा लिए, लेकिन उसकी तरह निर्भीक होने में झिझकते हुए। मैं यहां 26 साल से अधिकारी हूं और मैंने इतने शराबियों को देखा है कि गिनती भी मुश्किल है, और मैंने कभी किसी को इतना नशे में नहीं देखा कि वह गाड़ी मोड़ न सके। पर मैं नहीं जानता। कोरोनर ने इसे हादसा कहा और शायद ऐसा ही था। यह मेरा क्षेत्र नहीं है, समझे? अब यह उसके और भगवान के बीच की बात है। वह कितनी नशे में थी? मैंने पूछा। क्या उन्होंने उसका टेस्ट किया? हां, उसका रक्त शराब स्तर 0.24 था। यह पक्का नशा था, बहुत ज्यादा नशा। क्या गाड़ी में कुछ था, कुछ ऐसा अनोखा जो आपको याद हो? मुझे कॉलेजेस के ब्रोशर याद हैं, मेन, मुंबई और पुणे के कॉलेजेस के। मैंने सोचा वह लड़की शायद सेंट जोसेफ से थी, और यह बहुत दुखद है।
ऐसी लड़की को कॉलेज जाने का सोचते देखना, ये शर्म की बात है। और वहां फूल थे, उसकी बैक सीट में फूल थे, किसी फूल वाले के भेजे हुए ट्यूलिप। ट्यूलिप? मैंने तुरंत उन ट्यूलिप के बारे में सोचा जो जैक ने उसे भेजे थे। क्या वे सफेद थे? मैंने पूछा। हां, वही थे, पुलिस वाले ने जवाब दिया। लेकिन वह क्यों उन ट्यूलिप को अपने साथ ले गई होगी? इस सवाल का जवाब पुलिस वाले के पास नहीं था। मैं आशा करता हूं कि तुम लोग वह ढूंढ पाओ जिसकी तलाश कर रहे हो। मैंने इस बारे में सोचा है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। मैंने इस पर गहरा सोचा, ये सोचते हुए कि अगर मैंने जल्दी से अपनी क्रूजर चालू की होती और उसे हटा दिया होता तो शायद वह ठीक होती। शायद समय ही नहीं था, अब कुछ पता नहीं। लेकिन मेरे विचार में फर्क नहीं पड़ता कि यह हादसा था या नहीं। यह किसी भी तरह से शर्म की बात है। आप कुछ नहीं कर सकते थे, आपने अपना काम किया और हम उसकी सराहना करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आप लोग जाओ और अपना ध्यान रखो, और अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो मुझे बताओ। यह मेरा कार्ड है, जरूरत हो तो। कर्नल ने कार्ड को अपने नकली चमड़े के बटुए में रख लिया और हम घर की ओर चल दिए। सफेद ट्यूलिप? मैंने कहा। जैक के ट्यूलिप? क्यों? पिछले साल एक बार मैं, वरुण और चारुलता स्मोकिंग होल पर थे और एक छोटी सी सफेद डेजी उस झरने के किनारे थी और अचानक वह कमर तक पानी में कूद गई और उसे लेने के लिए चली गई। उसने उसे अपने कान के पीछे रखा और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके माता पिता उसके बालों में बचपन में सफेद फूल लगाते थे। शायद वह सफेद फूलों के साथ मरना चाहती थी। शायद वह उन्हें वापस जैक को देने जा रही थी, मैंने कहा। शायद, पर उस पुलिस वाले ने मुझे पूरा यकीन दिला दिया कि यह आत्महत्या हो सकती है। शायद हमें उसे मरने देना चाहिए, मैंने निराशा से कहा। मुझे लगता था कि जो कुछ भी हम जान पाएंगे उससे कुछ भी बेहतर नहीं होगा, और मेरे दिमाग में उसके सीने में जा धन से स्टीयरिंग व्हील का दृश्य बार बार आ रहा था। उसका सीना पूरी तरह से कुचला हुआ और वह अंतिम सांस के लिए संघर्ष करती हुई जो कभी नहीं आएगी, और नहीं, यह कुछ भी बेहतर नहीं बना रहा था। अगर उसने ऐसा किया तो? मैंने कर्नल से पूछा। हमारी गलती कम नहीं होगी, इससे सिर्फ वह एक भयंकर स्वार्थी इंसान बन जाएगी। पर्ज, क्या तुम अब भी याद करते हो कि वह वास्तव में कैसी थी? क्या तुम्हें याद है कि वह स्वार्थी हो सकती थी? यह उसका एक हिस्सा था और तुम इसे जानते थे। ऐसा लगता है कि अब तुम्हें केवल उस चारुलता की परवाह है जो तुमने अपने मन में बना ली थी। मैं तेजी से चला, कर्नल से आगे, चुपचाप। और वह नहीं समझ सकता था, क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति नहीं था जिसे उसने चूमा था, क्योंकि वह एक ऐसा वादा लेकर नहीं रह गया था जिसे निभाना असंभव था, क्योंकि वह मैं नहीं था। मुझे गुस्सा आ रहा था और पहली बार मैंने बस घर लौट जाने की कल्पना की, ग्रेट परहैप्स को छोड़कर पुराने स्कूल दोस्तों के पास लौट जाने की। उनके जितनी भी कमियां थीं, उन्होंने मुझ पर कभी मरने का बोझ नहीं डाला। काफी दूर चलने के बाद कर्नल मेरे पास दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे बस ये वापस सामान्य चाहिए, तुम और मैं। सामान्य, मजेदार, बस सामान्य। और मुझे लगता है कि अगर हम जान जाते। ठीक है, मैंने उसे बीच में ही रोका। ठीक है, हम खोजते रहेंगे। कर्नल ने सिर हिलाया, लेकिन फिर मुस्कुराया। मैं हमेशा तुम्हारे उत्साह की सराहना करता रहा हूं, पर्ज, और मैं बस मान लेता हूं कि वह उत्साह वापस आएगा। चलो अब घर चलते हैं और पता लगाते हैं कि लोग खुद को क्यों खत्म कर लेते हैं। 14 दिन बाद वेबसाइट पर कर्नल और मैंने आत्महत्या के चेतावनी संकेत ढूंढे। पहले आत्महत्या का प्रयास, आत्महत्या की धमकी देना, प्रिय चीजों को छोड़ देना, आत्महत्या के तरीकों का संग्रह और चर्चा, खुद और दुनिया के प्रति निराशा और गुस्सा व्यक्त करना, मौत या अवसाद के बारे में लिखना, बात करना, पढ़ना और चित्र बनाना। यह संकेत देना कि अगर वह चले गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को चोट पहुंचाना, दोस्त या परिवार के सदस्य की मौत या आत्महत्या से हाल ही में नुकसान झेलना, अकादमिक प्रदर्शन में अचानक गिरावट, भोजन विकार, अनिद्रा, अत्यधिक सोना, लगातार सिरदर्द, मादक पदार्थों का या बढ़ा हुआ उपयोग, सेक्स, शौक और पहले पसंदीदा गतिविधियों में रुचि खोना। चारुलता में इन चेतावनी संकेतों में से 2 थे। उसने अपनी मां को खो दिया था, भले ही यह हाल का नुकसान न था,
और उसका पीना, जो हमेशा से नियमित था, उसके जीवन के अंतिम महीने में निश्चित रूप से बढ़ गया था। उसने मौत के बारे में बात की, लेकिन हमेशा मजाक में या आधे मजाक में लगती थी। मैं तो मौत पर हमेशा मजाक करता हूं। मैंने पिछले हफ्ते अपने टाई से लटक कर खुद को मारने का मजाक बनाया, और मैं खुद को नहीं मारने वाला, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता। और उसने कुछ छोड़ा नहीं, और यकीनन उसने सेक्स में रुचि नहीं खोई। किसी को सेक्स में इतनी रुचि होनी चाहिए कि वो तुम्हारे पतले मोटे शरीर के साथ बाहर हो। मजाकिया, मैंने कहा। मुझे पता है। भगवान, मैं तो प्रतिभाशाली हूं, और उसके ग्रेड अच्छे थे, और मुझे याद नहीं है कि उसने कभी अपने आप को मारने की बात की हो। एक बार सिगरेट के साथ याद है, तुम इसे आनंद के लिए पीते हो, मैं इसे मरने के लिए पीती हूं। वह तो एक मजाक था। लेकिन शायद यह दिखाने के लिए कि मैं चारुलता को वैसे ही याद कर सकता हूं जैसी वह थी, न कि सिर्फ जैसे मैं उसे बनाना चाहता था। मैंने उसे याद किया जब वह गुस्से में होती थी, जब उसे कोई सवाल जवाब पसंद नहीं होता था। वह कभी कभी इतनी गुस्से में लगती थी। मैंने सोचा, क्या? और मैं नहीं? मैं भी गुस्से से भरा हूं पर्ज, और हाल ही में तुम भी बिल्कुल शांत नहीं हो, और तुम खुद को मारने नहीं जा रहे हो। वैसे क्या तुम हो? नहीं, मैंने कहा, और शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि चारुलता ने ब्रेक नहीं मारा और मैं एक्सेलरेटर नहीं मार सका। शायद उसके पास ऐसा अजीब सा साहस था जो मुझ में नहीं था। लेकिन मरने के लिए कैंपस से 6 मील दूर तक क्यों जाना? मैंने पूछा। उसने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसे रहस्यमय होना पसंद था। शायद उसने इसे ऐसे ही चाहा। मैं हंस पड़ा और कर्नल ने कहा, क्या? मैं बस सोच रहा था, पुलिस की गाड़ी से सीधा टकराने का क्या मतलब है? और फिर मुझे लगा, ठीक है, उसे अधिकारियों से नफरत थी। कर्नल हंस पड़ा। देखो, पर्ज ने मजाक किया। यह लगभग सामान्य सा लगा, और फिर उस घटना से मेरी दूरी जैसे गायब हो गई और मैं खुद को फिर से जिम में पाया। पहली बार खबर सुनते हुए ईगल के आंसू उसकी पैंट पर टपकते हुए, और मैंने कर्नल की ओर देखा और सोचा, पिछले 2 हफ्तों में हमने इस फोम के सोफे पर कितने घंटे बिताए। हर चीज जो उसने बर्बाद कर दी। रोने के लिए गुस्से में मैंने कहा, यह बस मुझे उससे नफरत करना सिखा रहा है। मैं उससे नफरत नहीं करना चाहता, और इसका क्या फायदा है अगर बस यही हो रहा है। मैं आगे की ओर झुक गया, सिर घुटनों के बीच। कर्नल ने मेरे ऊपरी हिस्से पर हाथ रखा। फायदा यह है कि हमेशा जवाब होते हैं पर्ज। और फिर उसने अपने होठों के बीच से हवा को धकेला और उसकी आवाज में गुस्सा सुनाई दिया जब उसने दोहराया, हमेशा जवाब होते हैं, हमें बस इतना होशियार होना होगा। वेब कहता है कि आत्महत्याएं आमतौर पर सोच समझकर की जाती हैं, तो स्पष्ट रूप से उसने आत्महत्या नहीं की। मुझे शर्म महसूस हुई कि मैं 2 हफ्ते बाद भी टूट रहा था, जबकि कर्नल ने इतनी मजबूती से इसे झेल लिया था, और मैं बैठ गया। ठीक है, मान लिया, मैंने जवाब दिया। यह आत्महत्या नहीं थी। हालांकि यह दुर्घटना के रूप में भी समझ में नहीं आता, कर्नल ने कहा। मैं हंस पड़ा। हम सही प्रगति कर रहे हैं। हमें होली मोसर ने रोका, जो मैं ज्यादातर उस नग्न आत्मचित्र के जरिए जानता था जो चारुलता ने थैंक्सगिविंग पर दिखाया था। होली वीकडे वॉरियर्स के साथ थी, इसलिए मैंने उससे जीवन में सिर्फ 2 शब्द कहे थे, लेकिन वह बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई और बोली कि उसे चारुलता की मौजूदगी का एक अद्भुत संकेत मिला है। मैं वाफल हाउस में थी और अचानक सभी लाइटें बंद हो गईं, सिवाय उस लाइट के जो मेरे बूथ के ऊपर थी, जो झपकने लगी। वह कभी 1 सेकंड के लिए ऑन ऑन होती, फिर कुछ समय के लिए बंद, और फिर कुछ सेकंड के लिए ऑन ऑन। और मुझे एहसास हुआ, पता है, यह चारुलता थी। मुझे लगता है कि वह मुझसे मोर्स कोड में बात करने की कोशिश कर रही थी, पर पता है, मुझे मोर्स कोड नहीं आती। शायद उसे यह नहीं पता था। खैर, मुझे लगा कि तुम्हें यह जानना चाहिए। धन्यवाद, मैंने संक्षिप्तता से कहा, और वह कुछ समय तक खड़ी रही, हमें देखती रही। उसका मुंह खुला जैसे कुछ कहने वाली हो, लेकिन कर्नल उसे आधी खुली आंखों से घूर रहा था। उसका जबड़ा तना हुआ और उसकी नाराजगी स्पष्ट थी। मैं उसकी भावना को समझ सकता था। मुझे ऐसे भूतों पर विश्वास नहीं था जो कभी न पसंद किए गए लोगों से मोर्स कोड में बात करते हों, और मुझे यह पसंद नहीं आया कि चारुलता किसी और को शांति दे और मुझे नहीं। भगवान, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है। उसके चले जाने के बाद कर्नल ने कहा, यह वाकई बेवकूफ़ी थी।
ये सिर्फ बेवकूफ़ी है पर्स। मेरा मतलब है जैसे कि चारुलता होली मोसर से बात करेगी। भगवान, मुझे ये नकली शोकाकुल लोग सहन नहीं होते। बेवकूफ़ औरत। मैंने लगभग उसे कह दिया कि चारुलता उसे किसी औरत को बेवकूफ़ औरत कहने नहीं देना चाहेगी, लेकिन कर्नल से लड़ने का कोई फायदा नहीं था। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।